गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। एंड सारे क्वेश्चंस को लाइन बाय लाइन डिस्कस करेंगे, मल्टीपल चॉइस भी, शॉर्ट आंसर्स भी, इवन जो कार्टून्स और पैसेज और मैप बेस्ड क्वेश्चंस हैं, ये सब कुछ इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस लर्निंग। अगर आप चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इंफॉर्मेटिव सीखने को मिले तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, द मूवमेंट अरब स्प्रिंग दैट बिगेन इन 2009 लेटर टर्न्ड इनटू अ सोशल मूवमेंट, रिलीजियस मूवमेंट, पॉलिटिकल मूवमेंट या इकोनॉमिक मूवमेंट। तो जो ये अरब स्प्रिंग मूवमेंट थी जो 2009 में शुरू हुई थी, ये लेटर ये पॉलिटिकल मूवमेंट में टर्न हो गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, नेम द सोवियत लीडर हु फेस्ड अ कोप इन द ईयर 1991। बोरिस येल्सिन, मिकानी गोर्बचेन, लियोनार्डो ब्रेजनेव, जोसेफ स्टालिन। तो इनमें से कौन सा ऐसा सोवियत लीडर था जिन्होंने 1991 में कोप फेस किया था? तो उसका आंसर है मिखाइल गोर्बाचेव। ए नहीं, बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट वन ऑफ द मोस्ट एप्रोप्रिएट स्टेटमेंट फॉर द एशियन वे, ASEAN वे reflects the lifestyle of ASEAN members, is an informal and cooperative interaction among ASEAN members, is the defense policy followed by the ASEAN members, is the philosophical principle that connects all the ASEAN members। तो जो ये appropriate statement है वो है B। ये एक informal और cooperative interaction है among ASEAN members। Next question, choose the correct set of countries that refused to adopt the Maastricht Treaty and European currency Euro. Britain and France, Denmark and Sweden, US and USSR, Canada and Sweden। तो इनमें से कौन सी ऐसी कंट्रीज हैं जिन्होंने रिफ्यूज किया था ट्रीटी भी और यूरो भी? तो इसका आंसर है डेनमार्क एंड स्वीडन। अब ये एजर्शन रीजनिंग क्वेश्चन है। तो इसमें आपको एक एजर्शन दी हुई है और उसके बाद फिर नीचे एक रीजन दिया होगा। तो दोनों में यही सेम पैटर्न फॉलो होगा ABCD का, कि A तब होगा जब A और R दोनों सही हैं और R रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है एजर्शन को। अगर A और R सही हैं बट वो रीजन नहीं है तो B। A स्टेटमेंट सही है, R गलत है, A गलत है, R सही है। ये ABCD, ये अगले दोनों क्वेश्चंस में सेम पैटर्न चलेगा। तो क्वेश्चन 5 देखते हैं। एजर्शन है, ट्रेडिशनल सिक्योरिटी एक्सेप्ट्स कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एज अ मीन्स ऑफ अवॉइडिंग वायलेंस। तो ट्रेडिशनल सिक्योरिटी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इसीलिए मीन्स की तरह यूज करती है कि वायलेंस को अवॉइड करने के लिए। इसका रीजन है, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग इज अ प्रोसेस इन विच कंट्रीज शेयर आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन विद देयर राइवल्स। तो सेकेंड रीजन ये कह रहा है कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग एक प्रोसेस है जिसमें कंट्रीज एक दूसरे से आइडियाज और इंफॉर्मेशन शेयर करती है अपने राइवल्स के साथ, अपने जो दुश्मन जिनसे उनके शायद अच्छे रिलेशंस नहीं हैं उनके साथ वो इंफॉर्मेशन शेयर करती है। तो जो ये फर्स्ट स्टेटमेंट है ये बिल्कुल सही है, ट्रू है। सेकंड स्टेटमेंट भी ट्रू है, लेकिन एजर्शन का रीजन ये नहीं है, तो इसीलिए ए नहीं होगा, इसका आंसर होगा बी। क्वेश्चन 6 देखते हैं। द रियल चैलेंज फॉर इंदिरा गांधी केम नॉट फ्रॉम द ऑपोजिशन बट फ्रॉम विद इन हर ओन पार्टी। जो रियल चैलेंज था इंदिरा गांधी का वो ऑपोजिशन से नहीं था, उनकी अपनी पार्टी से था। रीजन क्या है? शी हैड अ डील विद द सिंडिकेट, अ ग्रुप ऑफ पावरफुल एंड इन्फ्लुएंशियल लीडर फ्रॉम विद इन द कांग्रेस। सेकेंड ये कह रहा है कि उनकी एक सिंडिकेट के साथ डील थी। जो सिंडिकेट कौन है? वो पावरफुल इन्फ्लुएंशियल लीडर्स हैं कांग्रेस के अंदर। तो इसमें ये दोनों स्टेटमेंट सही हैं। इंदिरा गांधी को ऑपोजिशन से नहीं
उनको अपोज हो रहा था, जबकि कांग्रेस के अंदर से ही उनको अपोज किया जा रहा था। और सेकंड की सिंडिकेट के साथ उन्होंने एक डील की थी, ये भी बिल्कुल सही है और रीजन सही एक्सप्लेन कर रहा है इस स्टेटमेंट को कि सिंडिकेट विद इन द कांग्रेस का ही हिस्सा थे और वही उनको अपोज कर रहे थे। तो इसका आंसर है ए। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 7। टेररिज्म रेफर्स टू अ बॉम्ब ब्लास्ट इन अ मार्केट प्लेस और ट्रेन या फिर एटसेट्रा कहीं पे भी। सिस्टमैटिक क्रिएशन ऑफ एटमॉस्फेयर ऑफ फियर इन सोसाइटी यूजिंग ब्रूटल वायलेंस। A external attack by any military group. Violence created by group of people or an individual. चाहे कोई भी किसी भी तरीके का वायलेंस जो भी वो क्रिएट कर रहे हैं, चाहे एक इंसान कर रहा है या ग्रुप ऑफ पीपल कर रहे हैं, तो उसको हम कह रहे हैं टेररिज्म। तो इन चारों में से कौन सी बात बिल्कुल सही है? तो टेररिज्म हम सिस्टमैटिक क्रिएशन ऑफ एक ऐसा एटमॉस्फेयर जिसमें सोसाइटी में एक डर पैदा किया जाए और किस तरीके से हथियारों से और अलग अलग ब्रूटल वायलेंस से, तो उसको हम टेररिज्म रेफर करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नीति आयोग आर ट्रू? नीति आयोग एक्ट्स एज अ थिंक टैंक ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। नीति आयोग एक्ट्स अगेंस्ट टेररिज्म। नीति आयोग acts in the spirit of cooperative federalism. Niti Aayog decides more role for bigger states and smaller role for smaller states. तो ये चार में से आपको बताना है कि कौन से कोड्स जो स्टेटमेंट्स ऑफ नीति आयोग हैं वो सही हैं। तो अगर हम फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें कि नीति आयोग एक्ट्स एज अ थिंक टैंक ऑफ यूनियन गवर्नमेंट, तो ये बिल्कुल सही बात है। नीति आयोग एक्ट्स अगेंस्ट टेररिज्म नहीं, नीति आयोग टेररिज्म के अगेंस्ट कुछ एक्शन नहीं लेती है। नीति आयोग एक्ट्स इन स्पिरिट ऑफ कोऑपरेटिव फेडरलिज्म, जो कोऑपरेटिव फेडरलिज्म है उसकी स्पिरिट में वो एक्ट करती है। हाँ, ये बिल्कुल ठीक है। नीति आयोग डिसाइड्स मोर रोल फॉर बिगर स्टेट्स एंड स्मॉलर रोल फॉर स्मॉलर स्टेट्स। हाँ, ये भी ठीक है। तो क्वेश्चन 8 का आंसर है सी, 1, 3 और 4। सेकेंड वाला जो अगेंस्ट टेररिज्म है वो नहीं होगा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 9। नेम द पर्सनालिटी हु ड्राफ्टेड सेकेंड 5-year प्लान। तो सेकेंड 5-year प्लान किसने ड्राफ्ट किया था? केसी निगोय, टी कृष्णमचारी, श्रीमती दुर्गाबाई देशमुख या पीसी मनोबिलिस। तो इनमें से किसने सेकेंड ईयर 5-year प्लान ड्राफ्ट किया था? आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि फर्स्ट ईयर 5-year प्लान किस मेन फोकस पे था हमारा फर्स्ट 5-year प्लान के बारे में। आप मुझसे 2 से 3 लाइंस आप लिख के कमेंट बॉक्स में मुझे बताएंगे। तो सेकेंड 5-year प्लान पे आते हैं। तो ये जो ड्राफ्ट किया था वो क्या था? पीसी मनोबिलिस ने। आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन 10 में हमें 4 स्टेटमेंट्स दिए हैं, हमें इन्हें क्रोनोलॉजिकल डेट वाइज की फर्स्ट कौन सी हुई है, सेकंड कौन सी हुई है, उसके हिसाब से इनको अरेंज करना है। तो सबसे पहली स्टेटमेंट है सेकंड जनरल इलेक्शन, फिर वीवी गिरी इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, फोर्थ जनरल इलेक्शंस, तो ये तो कॉमन सेंस हो गई, फोर्थ है और ये सेकंड जनरल इलेक्शन है। फिर कांग्रेस, रेडिकल और सीपीआई एलाइज वॉन मेनी सीट्स इन जनरल इलेक्शन। तो जो कांग्रेस, रेडिकल्स थे और सीपीआई थी, उन्होंने मिलके जो अलायंस किया था उन्होंने इलेक्शन जीता। तो सबसे पहले जो चीज हुई वो हुई थी सेकंड जनरल इलेक्शन, ठीक है। उसके बाद फोर्थ जनरल इलेक्शन हुए। फोर्थ जनरल इलेक्शन होने के बाद अब जो वीवी गिरी थे वो प्रेसिडेंट बने थे और इसके बाद ही जो जब कंक्लूजन आता है, ये एक एस्टिमेट था कि जो इन्होंने सीपीआई और कांग्रेस आर ने मिलके ज्यादा सीट्स जीती हैं, तो वो फोर्थ है। तो इसका आंसर होगा 1, 3, 2, 4। 1, 3, 2, 4 आंसर है ए। इसमें ना जरा ऑर्डर बड़े ध्यान से चेक करना है। कभी कभी हम मार्क तो सही करते हैं, हमें आंसर भी सही पता होता है, बट जब हम आंसर फिल कर रहे होते हैं तो हम इस ऑर्डर को ना ध्यान नहीं देते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन 11 कह रहा है नेम द जज ऑफ इलाहाबाद हाई कोर्ट हु डिक्लेयर्ड मिसेस इंदिरा गांधीज इलेक्शन एज इनवैलिड।
ओम प्रकाश त्रिवेदी, जगमोहन लाल सिन्हा, नारायण दत्त ओझा, कुंज बिहारी श्रीवास्तव। तो इनमें से कौन से ऐसे हाई कोर्ट, इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज थे जिन्होंने इंदिरा गांधी के इलेक्शन को इनवैलिड डिक्लेयर किया था, जजमेंट दी थी? तो उनका नाम है जगमोहन लाल सिन्हा, बी। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द ऑड वन इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी। कॉल फॉर टोटल रेवोल्यूशन, रेलवे स्ट्राइक ऑफ 1974, नक्सलाइट मूवमेंट या गुजरात मूवमेंट। तो अगर हम इसमें से सबसे ज्यादा ऑड वन आउट बोलें जो अगर हम इमरजेंसी के कॉन्टेक्स्ट में, तो वो है नक्सलाइट मूवमेंट। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तरफ। तो ये एक पैसेज दिया हुआ है, आफ्टर द एंड ऑफ बाइपोलर स्ट्रक्चर, जो वर्ल्ड पॉलिटिक्स में था 1990s में, ये क्लियर हो गया कि जो ऑल्टरनेटिव सेंटर ऑफ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक पावर है वो सिर्फ अमेरिकाज डोमिनेशन तक लिमिट नहीं है। तो यूरोपियन यूनियन और एशियन ये एमर्ज हुए, विद इन ब्रिक्स एमर्ज न्यू सेंटर ऑफ पावर। वर्ल्ड स्टेज पे ये नई ऑर्गेनाइजेशंस, नए ग्रुप्स एमर्ज होने लगे जिन्होंने अपनी पावर दिखाई। द टर्म ब्रिक्स में ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है। तो ये जो ब्रिक्स रेफर कर रहा है, साउथ अफ्रीका है। द की ऑब्जेक्टिव ऑफ ब्रिक्स है प्राइमरीली कॉपरेट करना, इकोनॉमिक बेनिफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट करना, और मेंबर्स की नॉन इंटरफेरेंस इन इंटरनल पॉलिटिक्स। ये नहीं कि ब्राजील रशिया के, अच्छा आप बताओ अब यूक्रेन में क्या हुआ था, कितना क्या, इंटरनल पॉलिटिक्स जो चल रही है उस पे ये कमेंट नहीं करते, इंटरफेयर नहीं करेंगे। नॉन इंटरफेरेंस इन द इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ ईच नेशन एंड म्यूचुअल इक्वालिटी। सब बराबर है, ये नहीं क्यों कहेंगे यार तुम तो ब्राजील हो, तुम इंडिया हो, तुम रशिया हो, सब इक्वल। द 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स कंक्लूड हुई थी ब्राजील में 2019 में। तो नेम द पॉलिटिकल लीडर हु चेयर्ड द 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स। 11th कॉन्फ्रेंस ऑफ ब्रिक्स जो थी वो हुई थी ब्राजील में, और उसके जो पॉलिटिकल लीडर जिन्होंने उसको चेयर किया था उनका नाम क्या था? लियोनेड ब्रेजिन, जेयर बोल्सोनारो, दियोदोरो द फोंसेका, जेकोब जुमा। तो इनमें से कौन से वो पॉलिटिकल लीडर थे जिन्होंने चेयर किया था? तो इसका आंसर है जेकोब जुमा। तो क्वेश्चन 2 है, which among the following statements about BRICS is correct? BRICS was founded and promoted for the welfare of people of South Asia and to improve their quality life. BRICS countries respect mutual equality. BRICS was established to create free trade agreement for the investment, labor and services. The headquarter of BRICS are at Kathmandu. तो जब हमने ब्रिक्स का ये पैराग्राफ पढ़ा तो इसमें उन्होंने बोला कि सारी कंट्रीज के वेलफेयर के लिए, तो सिर्फ साउथ एशिया की जो प्रमोट द वेलफेयर ऑफ पीपल ऑफ साउथ एशिया एंड इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, ये इसके लिए फाउंड नहीं हुआ था। ये ठीक है, बट आगे के पॉइंट्स भी देखते हैं। ब्रिक्स वाज एस्टैब्लिश्ड टू क्रिएट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, नहीं। हेडक्वार्टर्स ऑफ ब्रिक्स नेपाल में नहीं है ये। तो इसका आंसर है बी। और ये आपके यहाँ पे मेंशन्ड भी है, म्यूचुअल, ये रहा म्यूचुअल इक्वालिटी। तो इसका आंसर है बी। आगे बढ़ते हैं। BRICS turned into BRICS after the inclusion of South Africa in its first meeting in year। तो साउथ अफ्रीका की फर्स्ट मीटिंग कब थी? 2019 में, 2009 में, 2010 में, 2011 में। तो ब्रिक्स की जो फर्स्ट मीटिंग जिसमें साउथ अफ्रीका भी इंक्लूडेड था वो थी 2009 में। ब्रिक्स वाज फाउंडेड इन 2006। कहाँ पे? ब्राजील में, इंडिया में, रशिया में, चाइना में। तो इसका आंसर है रशिया। क्वेश्चन 5, इन द गिवन आउटलाइन, ये पॉलिटिकल मैप है, 4 स्टेट्स हैव बीन मार्क्ड, ABCD। आपको इन स्टेट्स को आइडेंटिफाई करना है इन इंफॉर्मेशन पे। तो 1 मार्क तो आइडेंटिफिकेशन का है बिलो,
उसके बाद आपको करेक्ट आंसर लिखना है विद रिस्पेक्टिव और फिर उसको आपको करेक्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर के फॉर्मेट में उसको मार्क करना है। तो सबसे पहले तो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो द स्टेट वेयर कोलिजन लेड बाय सीपीआई फॉर्म द गवर्नमेंट इन 1957। तो जो फर्स्ट क्या कहते हैं कोलिजन गवर्नमेंट जो फॉर्म हुई थी वो हुई थी केरला में। द स्टेट रिलेटेड टू लीडर श्यामा प्रसाद मुखर्जी। तो जो स्टेट रिलेटेड थी वो थी वेस्ट बंगाल। द स्टेट रिलेटेड टू कर्पूरी ठाकुर हु इम्प्लीमेंटेड रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। जिन्होंने इसको किया था वो कहाँ से बिलोंग करती थी, तो था बिहार। द स्टेट रिलेटेड टू के कामराज हु स्टार्टेड द मिड डे मील प्रोग्राम। तो ये तमिलनाडु से एंड तमिलनाडु ही वो था। फॉर इंफॉर्मेशन यूज, तो फर्स्ट अल्फाबेटिकल ऑर्डर्स में अगर हम बात करें, अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ए है ये तमिलनाडु, सी है केरला, डी है आपका बिहार और बी है आपका वेस्ट बंगाल। तो यहाँ पे अगर हम इनको टेबल में मार्क करें तो 1 का सी केरला, सेकंड का बी वेस्ट बंगाल, थर्ड का डी बिहार और फोर्थ का ए तमिलनाडु। तो ये हो गया एंड ये हमने मार्क भी कर दिए, मैंने लिख दी हैं टेबल से, आप ये देख लीजिएगा और ये मैंने मैप में भी मार्क कर दिए हैं। अब ये क्वेश्चंस भी हम कर लेते हैं। व्हाट वाज द रीजन ऑफ स्प्लिट ऑफ कांग्रेस। तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन जो थे वो रीजन था कि कांग्रेस स्प्लिट हुई। नेम द लीडर हु लेड द सिंडिकेट ग्रुप। तो के कामराज अमंग द लीडर्स, उन्होंने। नेम द पार्टी दैट डोमिनेटेड द फर्स्ट 3 जनरल इलेक्शन। तो ये है कांग्रेस। नेम द लीडर हु गेव द स्ट्रेटेजी ऑफ नॉन कांग्रेसिज्म। तो ये राम मनोहर लोहिया। ठीक है, अब ये कार्टून है, ये चाइना और इंडिया को दिखा रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हो इंडियन टेरिटरी है। लुक इफ अनटूवर्ड इंसिडेंट अकर्स नाउ द रिस्पॉन्सिबिलिटी विल बी इंटायरली योर्स। एंड यहाँ पे ये लिखा हुआ है एक्यूजेशंस, प्रोवोकेशंस, चार्जेस। इस तरीके से ये फंदा बनाया हुआ है इन्होंने। एंड क्वेश्चंस देखते हैं आप इस इमेज पे। बॉर्डर डिस्प्यूट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना इरप्टेड इन 1960। तो पंडित नेहरू was having talks with his counterpart in China which proved futile। तो वो कौन से ऐसे जिनसे वो बात कर रहे थे चाइना के, तो माओ त्सिंग, प्रेसिडेंट जिनपिंग, जियाओ इलई, दलाई लामा। किनसे वो बात कर रहे थे जो वर्क नहीं की थी, तो वो माओ त्सिंग थे। Name the place in India which was occupied by China in year 1962। तो उसका नाम है अक्सई चिन। Dash was the defense minister of India during Indo-China war। कैलाश नाथ कज्जू, वी के कृष्ण मेनन, बलदेव सिंह, जवाहरलाल नेहरू। इनमें से कौन से हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे जब ये चाइना इंडो चाइना वॉर हुआ था? तो इसका आंसर है वी के कृष्ण मेनन। ये उस वक्त के हमारे डिफेंस मिनिस्टर थे। नेम द एग्रीमेंट साइंड बिटवीन इंडिया एंड चाइना 29 अप्रैल 1954 को। पीस एग्रीमेंट, पंचशील एग्रीमेंट, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट या ताशकेंद एग्रीमेंट। तो हमने पंचशील एग्रीमेंट साइन किया था उस वक्त। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉलोइंग क्वेश्चंस आर फॉर द विजुअली इम्पेयर्ड। तो इसे भी हम देख लेते हैं। इन जनवरी 1966 प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर लाल बहादुर शास्त्री साइन ताशकेंद एग्रीमेंट। उन्होंने किसके साथ किया था? जनरल अयूब खान, जनरल याया खान,
मोहम्मद जियाउल हक, मौसा खान, इनमें से किसके साथ उन्होंने ताशकंद ट्रीटी को साइन किया था? तो उसका आंसर है जनरल अयूब खान। द फर्स्ट मीटिंग ऑफ नॉन अलाइंड मूवमेंट वॉज हेल्ड एट बेलग्रेड, उज्बेकिस्तान, बाकू, न्यू दिल्ली। तो बेलग्रेड में हुई थी ये फर्स्ट नॉन अलाइंड मूवमेंट की मीटिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिलेटेड टू इंडो चाइना वॉर इज करेक्ट? जो 1962 में हुआ। चाइना कुड नॉट क्रॉस द लाइन ऑफ कंट्रोल, सोवियत यूनियन रिमेन न्यूट्रल ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट, सोवियत हेल्प चाइना अगेंस्ट इंडिया, Chinese forces did not withdraw his troops back to their early position। तो could not cross ये तो नहीं है, न्यूट्रल। चलो आगे देखते हैं। सोवियत हेल्प चाइना अगेंस्ट इंडिया, चाइनीज ट्रूप्स डिड नॉट विड्रॉ, नहीं, एग्रीमेंट हुआ था हमारा। तो सोवियत यूनियन जो थी वो न्यूट्रल रही थी। On which ground did India grant political asylum to Dalai Lama and thousands of Tibetan refugees? So Dalai Lama was known as Tibetan leader. India granted political asylum on humanitarian ground. दलाई लामा का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस था इंडिया में, या पीपल ऑफ इंडिया दलाई लामा को सपोर्ट कर रहे थे? तो हमने ऐसा कुछ नहीं था कि सपोर्ट था या वो तिब्बतियन लीडर थे, हमने सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे ही उनको शरण दी थी। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे, कुछ इन्फॉर्मेटिव सीखने को मिला तो वीडियो को डेफिनेटली लाइक कीजिएगा। चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर क्लिक कर लीजिएगा। इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑफिशियल वेबसाइट के आंसर्स को ही मैंने यहाँ पे डिस्कस किया है, तो अगर आपको लगे कि आपको कुछ रिवीजन की ज़रूरत है तो आप एक बार रिवाइज करके उसके बाद दोबारा इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो मिलती हूँ मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।